चलो बड़ा ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो रहा था यार, इसको मैं चाह रहा हूँ जरा पहले हम जरा टाइम लगा के खत्म कर लें। जी एक नजर रिवाइज करने जरा सवाल। तो एक्सट्रैक्ट्स कुछ बनाने थे यार, इनकम स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट के, चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी, करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना था। लेकिन इन सब के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, पहले वर्किंग्स करनी पड़ती हैं और वर्किंग्स में एडजस्टमेंट्स लिख लें ताकि उन एडजस्टमेंट्स को देख के फिर पोस्टिंग हो सके। दो प्रॉब्लम्स इस सवाल में। नंबर वन क्या था जी? नंबर वन एक एरर हुआ था प्रायर पीरियड जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना है, और नंबर टू क्या हुआ था, एक एस्टीमेट चेंज हुआ था जिसे प्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता है। ओके मेरे वर्ड्स ठीक है? ओके इकट्ठे हैं सारे? देन बड़ा गेम ऑन कर लें। कमेंट्रीज कुछ लिख रहे थे तो एरर्स के एंगल से हुई थी। 2010 में एक एरर हुआ था कि रिपेयर रॉन्गली कैपिटलाइज हुई हुई है। तो रिपेयर बेटा अब हमने डेबिट करके मशीनरी क्रेडिट कर दी, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने रिवर्स कर दिया 9 मंथ्स की। कोई इतराज तो नहीं यहाँ तक? सब इकट्ठे हो गए? देन बेटा अब हमारा क्वेश्चन जो है उसमें टैक्स इफेक्ट्स भी हैं। क्वेश्चन टैक्स के एंगल से साइलेंट नहीं है। जो मैंने कल टैक्स के हवाले से बातें की थी ना, मैं सारी अब आपने ध्यान से सुननी। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ, इट मींस टैक्स तो है। सबसे पहला डिसीजन, अकाउंटिंग में तो ये चेंजेस अभी होनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पहला बेटा डिसीजन ये लेना होता है। अगर आप जरूरत महसूस करें, बल्कि बेस्ट यही होगा जो कल डिस्कशन हुई थी ना, वो सारे टैक्स का कैसे डिसीजन लेना है, करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स, वो सारा खोल कर रखा। सबसे पहला पॉइंट टैक्स इफेक्ट्स में मैंने कल क्या कहा था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन assume टैक्स ट्रीटमेंट इज नॉट चेंज। सवाल पढ़ें, बताएं क्या ये एरर टैक्स में भी है, क्या ये एस्टीमेट टैक्स में भी चेंज हो रहा है? बताएं। सवाल देखें, डिसीजन लें। क्या क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द एरर इन टैक्स एंड चेंज इन एस्टीमेट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? रिस्पॉन्ड। आंसर दें, यस नो में आंसर। तो बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो व्हाट वी अज्यूम, टैक्स ट्रीटमेंट इज नॉट चेंज। ओके, साथ साथ रिस्पॉन्ड प्लीज। ओके, अब जरा आगे देखें। देन कंक्लूजन क्या बनी थी, अगर टैक्स ट्रीटमेंट चेंज ना हो, इफ देयर इज नो चेंज इन टैक्स ट्रीटमेंट देन करंट टैक्स विल नॉट चेंज। ओके ओके, नहीं यस नो में आंसर दे, मैं जो बात कर रहा हूँ यस नो में आंसर दें आप। एंड इफ करंट टैक्स इज नॉट चेंज देन सिर्फ कौन सा टैक्स अफेक्ट होगा? तो बताएं स्टोरी में डेफर्ड टैक्स विल चेंज या करंट टैक्स विल चेंज? फाइनली यह सवाल में इसका डिसीजन लेना पड़ा करेगा। नंबर वन, फिर सुने, नंबर वन, स्टेप वन, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ट्रीटमेंट। नंबर टू, therefore current tax will not change. Number three, as a result only deferred tax will change. Agreed? Finally बता दो ना, agreed? देन बेटा गेम अब होने लगी है फुल ऑन, आपको करना पड़ना है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट। अब ये दो एंट्रीज हमने की हैं, डेफर्ड टैक्स की बहस में छेड़ने लगा हूं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन अगर ना हुई तो बेटा अनफॉर्चुनेटली शायद मैं नाकाम हो जाऊं। आई होप कि आप मेरे साथ हैं और अल्लाह की मदद मेरे साथ है, इंशाल्लाह हमें कामयाब होना। ओके सर?
बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स डिस्कस किया जाता है हमेशा। आए पहली एंट्री गौर से देखें। मशीनरी क्रेडिट होने से मशीनरी की कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन से कम हो जाएगी। कर ले हिम्मत। लेकिन दूसरी एंट्री देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब मशीनरी की वैल्यू 1.5 मिलियन से बढ़ भी जाएगी। ओके माय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, देन हिम्मत, देन और हिम्मत। इट मींस हमारी कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन से कम होगी और 1.5 मिलियन से बढ़ेगी। इट मींस नेट ऑफ करके कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 18.5 मिलियन से कम हो जाएगी। लेकिन बेटा टैक्स बेस पे इस एडजस्टमेंट से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि टैक्स ट्रीटमेंट रिमेन सेम। टैक्स में ये एडजस्टमेंट वी आर अज्यूमिंग टैक्स ट्रीटमेंट इज नॉट चेंज। यस नो फॉरन रिस्पॉन्स आने चाहिए। मतलब इस बात का ये बना कि कैरिंग अमाउंट 18.5 मिलियन से मशीनरी की कम हो जाएगी, टैक्स बेस वहीं की वहीं रहेगी। अब बताएं, अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाए और टैक्स बेस वहीं की वहीं रहे तो डेफर्ड टैक्स अफेक्ट होगा सर? कंसंट्रेशन जारी रखिएगा सर। अगर बेटा एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है और टैक्स बेस वहीं की वहीं है तो बताएं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सबका रिस्पॉन्स चाहिए अब स्टेज पे। कितने लोगों ने कहा? देखते रहे सबने क्या कहा। ओके छोड़ दे। और कितने लोग हो गए? सबका आंसर देखिएगा, या कम होगा या डीडीए होगा। नहीं ये ठीक है, एसेट बनेगा, ये भी ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज कौन सा भाई? अल्लाह देता यार बेटा ना कर यार, तेरी मेहरबानी मिस्टर अल्लाह देता बेटा प्लीज यार, लायबिलिटी बढ़ेगी। मायूस किया तूने यार। माय डियर फटाफट 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 दोबारा। माय डियर प्लीज, लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी बता, पहले बताएं प्लीज। सॉरी कभी कभी बातों में यार मैं जरा थोड़ा सा कभी कभी ये वर्ड यूज करता हूँ, बता सॉरी। अक्सर यही होता है कि जरा बारह सॉरी अगर कभी प्लस माइनस हो जाए। जी सर जी आई एम वेटिंग बेटा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी जी ये बेटा आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, लेकिन मेरी बात आप फाइनली गौर से सुनिएगा। बेटा कैरिंग अमाउंट अगर कम होगी ना, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, कैरिंग अमाउंट कम होगी और टैक्स बेस वहीं की वहीं, एसेट की कैरिंग अमाउंट है, एसेट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वहीं की वहीं अगर रहेगी, कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी। तो अगर पहले लायबिलिटी बनी हुई है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। और बिल्कुल सही बच्चों ने कहा, अगर पहले एसेट बना हुआ है तो एसेट बढ़ जाएगा। हिम्मत मारे, मैंने सही कहा? यस नो में आंसर दीजिएगा। तो नो ढूंढे। सब यस? कितने? काफी का मतलब अच्छा ठीक।
मैं आई रिपीट माय वर्ड्स, कैरिंग अमाउंट कम हो रही है, एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है, तो अगर लायबिलिटी पहले बनी हुई थी तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और अगर पहले एसेट बना हुआ है तो फिर एसेट बढ़ जाएगा। अब बेटा सवाल देखें जरा, सवाल में क्या बना हुआ, पहले क्या बना हुआ, लायबिलिटी बनी, नजर आई? तो फाइनली मेरा आंसर सुन, 18.5 मिलियन से कैरिंग अमाउंट अगर कम होगी तो कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा, 18.5 मिलियन से अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तो टैक्स रेट से भी तो मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो इंटू 30% करें जरा, इंटू 0.3, क्या आंसर आ रहा है भेजे? 5.55, 5.55 मिलियन से लायबिलिटी अगर कम होगी तो आपको पता है फिर डबल एंट्री क्या होगी? बोलते रहे और सब यही कह रहे हैं। एक दफा मेरी बात दोबारा सुन लें, फाइनल पे रिस्पॉन्ड कर दें, बात सबको क्लियर होगी है। 20 मिलियन से कैरिंग अमाउंट कम हुई, 1.5 मिलियन से कैरिंग अमाउंट बढ़ी, नेट करके 18.5 मिलियन से कैरिंग अमाउंट कम हुई, कैरिंग अमाउंट कम हुई तो हमारी नजर सवाल पे पड़ी, सवाल पे में क्या नजर आया कि पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है, देयरफॉर हमारा फाइनल डिसीजन क्या हुआ कि क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले बनी हुई है तो कैरिंग अमाउंट कम होने से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और हमें पता है कि लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो लायबिलिटी डेबिट होकर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक लिख लें और रिस्पॉन्ड करें, बात मेरी सही है? कोई सवाल हो किसी? नो क्वेश्चन? सब एग्रीड है सर? फाइनल एक दफा काइंडली फाइनल। लेकिन बेटा ये जो सारी हमने बहस की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एग्जाम हॉल से में लाए, ये सब कुछ इस तरह सोचना कि कैरिंग अमाउंट कम हो रही है 20 से 1.5 मिलियन से बढ़ रही है, कैरिंग अमाउंट कम होने से लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, मेरा ख्याल ये है कि शायद आसान नहीं है एग्जाम हॉल में तन्हा बैठ के, ये आसान नहीं है यहाँ तक पहुंचना। क्या ख्याल है? मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, शायद इतना आसान नहीं। मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं बड़ा कंपैरेटिवली आपको एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और एंगल से अगर देखें, शुरू रेडी रहेगी जरा, तो आपको पता है कि रिपेयर्स बढ़ने का मतलब, फुल कंसिडरेट कीजिएगा, ये कंपैरेटिवली आसान है, अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे बड़ी आसानी हो जाती है। रिपेयर्स बढ़ने का मतलब है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, पता है आपको, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मतलब है एक्सपेंस कम हो रहा है। तो क्या हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स
18.5 मिलियन से कम हो रहा है। पहले सुनिएगा जरा, पहले सुनिएगा, ये मेरी कंक्लूजन ठीक है। 18.5 मिलियन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा। कौन सा देखिए एम एस शाह साहब क्या नो की वजह बताइए, बाकी देखते रहे, बाकी सब कैसे। और जाने दे यार, कौन इंक्रीज कौन है, मजा जाने दे खुदा के लिए यार। रिपेयर 20,000 रिपेयर डेबिट होके बढ़ रही है, 1.5 मिलियन से डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके कम हो रही है, खर्चा 20 मिलियन से बढ़ रहा है, 1.5 मिलियन से कम हो रहा है। तो 18.5 मिलियन से खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने से बेटा प्रॉफिट कम हो जाएगा हमेशा, ना करिए माय डियर हमेशा। 18.5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा प्लीज। एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। आ रहा है हमेशा सबका रिस्पॉन्स। और सर जी रिपेयर भी देख रहा हूँ यार, क्या हो गया? और बेटा 20 मिलियन रिपेयर है, 1.5 मिलियन डेप्रिसिएशन है, तो 18.5 मिलियन लिख रहा हूँ यार, दोनों देख रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट के दोनों फैक्ट्स देख रहा हूँ। देन बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि शॉर्टकट ये हो सकता है कि देखिए प्रॉफिट कम हो रहा है, देन आपने ना रुक के सिर्फ एक डिसीजन यहाँ लेना है, वो ये है कि क्या क्वेश्चन में टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो रहा? नो। इसका मतलब करंट टैक्स तो इफेक्ट नहीं होना, और फिर इसका मतलब सिर्फ क्या रह गया कि डेफर्ड टैक्स ने इफेक्ट होना। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप इसी प्रॉफिट को 30% से मल्टीप्लाई करें तो 18.5 इंटू 0.3 5.55 आंसर आया। सिर्फ रुक के ठंडे दिल से ये सोचना है आपने, रिलैक्स होके, कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या टैक्स कम होना, क्या टैक्स एक्सपेंस कम होगा? देखिए बेटा प्रॉफिट अगर कम हो रहा है ना, तो चाहे करंट टैक्स हो चाहे डेफर्ड टैक्स हो, मेक इट सिंपल, रिलैक्स होकर सोचें। प्रॉफिट कम होगा तो एक्सपेंस कम होगा टैक्स का, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स एक्सपेंस ज्यादा होगा। पहले ठंडे दिल से सोच के बताएं, मेरी बात ठीक है? प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स एक्सपेंस कम होगा। क्या ओपिनियन है आपका? तो टैक्स एक्सपेंस अगर कम होगा और टैक्स ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सा टैक्स एक्सपेंस कम होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम होने का मतलब क्रेडिट होगा। इस नतीजे तक पहुंचा जा सकता है? इस नतीजे तक पहुंचा जा सकता है सर कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 5.55 मिलियन से क्रेडिट होगा। और आखिरी बात बड़े ध्यान से सुने, डबल एंट्री कैसे पूरी करें? लायबिलिटी डेबिट करके डबल एंट्री पूरी करें या एसेट डेबिट करके? तो इसका तरीका बेटा क्या होता है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है तो लायबिलिटी डेबिट करके बात खत्म कर दें, और अगर एसेट बना हुआ है तो एसेट डेबिट करके बात खत्म कर देंगे। मेरा गुमान ये है कि कंपैरेटिवली ये सिंपल है। क्या? प्रॉफिट पे इफेक्ट देखें, प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स भी कम होगा, अंडरस्टूड सी बात है। देन रुक के डिसीजन लेना है, करंट टैक्स चेंज हो रहा है, डेफर्ड टैक्स, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो रहा है इसलिए करंट टैक्स इफेक्ट नहीं हो रहा, डेफर्ड टैक्स इफेक्ट हो रहा है। टैक्स अगर कम हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, और सवाल देख के मैंने, क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटी बनी हुई है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने डेबिट कर दी। आई होप कि ये तरीका भी आपको समझ आ गया। तो
बेटा इसे और करके लिख लें। अब डेफिनेटली अपने दोनों तरह लिखा हुआ है, आप बार मुझे देखते रहेंगे सवाल, जिस तरह आपको आसानी लगेगी आप फिर वो मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोनों तरह डेफिनेटली हम वर्किंग नहीं किया करेंगे, जो आसानी लगेगी फिर आप उसकी बेस पे वर्किंग किया करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आंसर इसका सेम ही आता है, जैसे आपकी मर्जी है सर। तो मैं ये नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरा गुमान ये है कि सीधा प्रॉफिट्स को देखकर डिसीजन लेना कंपैरेटिवली आसान होता है। ये नोट कर लें, रिस्पॉन्ड कर लें, आगे चलें। ये नोटेड है जी? कौन सा बेटा जिशान, वैसे बड़ी ज्यादती है यार, डेप्रिसिएशन बेटा कम हो रही है, उसका इफेक्ट ले तो लिया यार। 18.5 बना कैसे है यार? रिपेयर 20 मिलियन से बढ़ी है यार, डेप्रिसिएशन 1.5 मिलियन से कम हुई है, तो 18.5 कैलकुलेट कैसे किया मैंने? जिशान साहब मजाक किया ना जिशान, वैसे क्या था यार, मुझे पता मजाक किया, इस टाइम बनता तो थे ना, लेकिन तो मजाक किया था। ये नोटेड है बेटा? कितने लोगों ने कहा? 10-15, ठीक है। देन बेटा अब गेम क्या है, ये हमने पिछले साल में तो एडजस्टमेंट कर दी। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एक चैलेंज ये था, एक सवाल में पूछूंगा और से डाटा देखकर बताएं, क्या 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई हैं विदाउट करेक्टिंग दिस एरर? Following additional information has not been taken into account in the preparation of the above financial statements. और सजा देखकर फाइनल रिस्पॉन्स। क्या 2012 भी एग्जामिनर ने बना दिया है विदाउट करेक्टिंग द एरर? मतलब फिर इसका क्या हुआ, एक मशीनरी में अमाउंट कैपिटलाइज हुई थी, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी जिसको रिवर्स करने की जरूरत है? समझ आ रहा है सर? डेट लिखें 30 जून 12। अब रिपेयर बेटा दोबारा तो नहीं कैपिटलाइज हुई 12 वाले साल में, रिपेयर तो नहीं दोबारा कैपिटलाइज हुई? वो तो एक ही साल में ना, लेकिन उसकी रिपेयर कैपिटलाइजेशन की वजह से डेप्रिसिएशन का इशू कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एरर हम ठीक कर रहे हैं 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कर रहे हैं। तो इस साल की बताइए डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? तो कितने लोगों ने कहा? और दें तो बेटा इस साल 9 मंथ्स की चार्ज होगी या पूरे साल की चार्ज हुई होगी? पूरे साल की। रिवर्स कैसे करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या मशीनरी डेबिट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या मशीनरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2 मिलियन। समझ आ रही प्लीज? क्योंकि एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, 12 भी गुजर गया है और ड्राफ्ट बन गया है और इस इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर किया ही नहीं गया, तो
तो 2012 में भी जो गलती हुई होगी वो रेक्टिफाई होगी। समझ आ गया प्लीज सबको? अच्छा बेटा इस साल ना एस्टिमेट चेंज भी है, लेकिन वो हम अलग वर्किंग करेंगे, पहले एरर फाइनल करना है। अब बेटा टैक्स फाइनल करें यार। मेरा हाल प्रॉफिट्स की बेस पे करता हूँ, क्या ख्याल आपका? क्या होगा जी इससे, इस एंट्री से इस साल के प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? हिम्मत करें हिम्मत करें। 2 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? स्पीड अप होना है। 2 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होकर एक्सपेंस कम हो रहा है। 30% रेट से मल्टीप्लाई करें। बड़ा डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है यार, डेप्रिसिएशन कम होके प्रॉफिट बढ़ेगा यार। टैक्स इफेक्ट बताएं इसका। 0.6 मिलियन से टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? हिम्मत। प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा। टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो करंट टैक्स तो बहस में है नहीं, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदला। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो। डबल एंट्री कैसे पूरी करूं? सवाल में क्या बना हुआ था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट होके बात खत्म होगी। अगर एसेट बना होता तो एसेट क्रेडिट हो जाता। एनी इतराज, एनी कंफ्यूजन? सब ओके यार? देन बड़ा नेक्स्ट हेडिंग लिखें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। फर्स्ट जुलाई 11 पे एक एस्टीमेट चेंज हुआ। करवाना है सर जी, अभी करवानी है चीजें आपने। क्वेश्चन बड़ा पढ़े एक दफा दोबारा आगे। क्या एस्टीमेट चेंज हुआ? लाइफ का एस्टीमेट चेंज हुआ। लाइफ 5 ईयर्स से 8 ईयर्स पे चली गई। कितने साल बाद एस्टीमेट चेंज हुआ? फर्स्ट जुलाई 10 पे एसेट खरीदा था, 70 मिलियन कॉस्ट थी जी। अगर एस्टीमेट बड़ा चेंज हो जाए, फुल कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले WDV फाइंड आउट करनी है ऑन द डेट ऑफ चेंज, और उस WDV को फ्यूचर में डेप्रिशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वर्किंग करवानी है। कॉस्ट थी 70 मिलियन। एक साल गुजर चुका है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साल की कैसे बनी होगी? 70 डिवाइडेड बाय बताएं जी, पिछले साल तक कितने सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, डिवाइड बाय बताएं। तो व्हाट इज पर एनम डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर? 14। क्या थी WDV ऑन द डेट ऑफ, एक साल गुजरा हुआ है। 10-11 सवाल देख लें। What should be the WDV on the date of change in estimate? 56 million. Okay, my dear students. अब बताएं इस साल की डेप्रिसिएशन आनी कैसे चाहिए? वर्किंग बताएं, कैसे वर्किंग करूं? डिवाइड बाय, बताते रहें कितने लोगों ने क्या बता रहे हैं। 56 डिवाइड बाय, और कितने लोग? काफी है निकल। ये बेटा रिमेनिंग लाइफ लेनी थी। रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स है, 7 ईयर्स है यार। एक साल गुजर गया, 7 ईयर्स होगा। ओके बरक 7 ईयर्स। अमाउंट बता दें, 56 डिवाइड बाय 7, सबका ही था ना?
8 मिलियन डेप्रिसिएशन बन जाएगी इस साल की। एक मिलियन ठीक है, 8M होगा, 8M कह रहा हूँ। अच्छा बेटा एक आखिरी सवाल आपसे इस वक्त इस सिचुएशन में बताएं, क्या एस्टीमेट चेंज किए बगैर 2012 बन गए? ये सारी सवालों में बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है, ये शायद अक्सर चीज आएगी, तो मैं जरा चारों जरा 1-2 मिनट और लगाने पड़े। क्या एस्टीमेट चेंज किए बगैर 2012 बना दिया गया है? देखिए आइडियल तो ये है कि 8 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, लेकिन ये 8 मिलियन तो बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं और 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसीडर किए बगैर बना दी गई है। तो क्या 8 चार्ज हुआ है या 8 चार्ज होना चाहिए था? शुड बी चार्ज या हैज बीन चार्ज? हाँ, शुड बी चार्ज तो ये है, लेकिन 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एस्टीमेट चेंज किए बगैर बन गया है तो आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी चार्ज कितनी अमाउंट होगी, इस साल भी ऑलरेडी चार्ज कितनी अमाउंट होगी? कोशिश करिएगा। कितने लोग कह रहे हैं? काफी का मतलब, इसके अलावा कोई आंसर दे रहे हो? नहीं वो छोड़ दो, सब 14 बिल्कुल ठीक है बेटा। असल में हुआ क्या कि एस्टीमेट तो हम चेंज कर रहे हैं, इस साल हो जाना चाहिए था सुनन, लेकिन एग्जामिनर ने एस्टीमेट चेंज किए बगैर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की बना दी है। तो फिर इस साल की डेप्रिसिएशन भी पुराने एस्टीमेट की बेस पे क्यों चार्ज हुई होगी? क्योंकि एस्टीमेट तो चेंज ही नहीं किया। सब ओके, शुड बी चार्ज ऑलरेडी चार्ज से, लेकिन बेटा शुड बी चार्ज एंड ऑलरेडी चार्ज का डिफरेंस नहीं, गौर से देखें। 6 मिलियन डिफरेंस बनता है, टू बी चार्ज या टू बी रिवर्स्ड। 6 मिलियन चार्ज करूं रिवर्स करूं? कितने लोगों ने कह दिया? काफी हो गए। रिवर्स की एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट का नाम फार्म रखा लगा, प्लांट, वैसे तो मेरा ख्याल है एसेट डेबिट होने चाहिए, लेकिन चले ये याद रख, सब एग्री करते हैं नहीं वैसे? कोई सवाल आ रहा है? इसका ना टैक्स इफेक्ट खुद कैलकुलेट करें जरा। इस एंट्री से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा 6 मिलियन से। इसका टैक्स इफेक्ट कैलकुलेट करके एंट्री करें। कोई सवाल हो तो बता दो। आईएनसी इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज कर। ये 6 मिलियन का 30% बना 1.8, प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो करंट टैक्स इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो रही, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी पहले बनी भी है इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके यार? everybody is okay?
कोई कंफ्यूजन? देन बेटा जब ये वर्किंग्स हो जाएं तो अब आ जाए इधर अपने मेन पेजेस पे। हमसे रिक्वायर्ड क्या था? हाफ ऑफ पेज यूज कीजिएगा। अपने मैंने 2 आपको पेजेस छोड़ाए थे, मेरा ख्याल हाफ 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 4 हाफ बन जाएंगे। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट हाफ वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। खुला खुला, लेकिन हाफ पेज से ज्यादा नहीं अब यूज कीजिएगा। लग करे हाफ पेज में मेरा ख्याल है इंशाल्लाह बात बन जाएगी। एज ऑन 30 जून 12। पहले हेडिंग्स पूरी कर। सेकेंड हाफ वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट, शायद इसका इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज किया। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड। जून। नेक्स्ट हेडिंग वंडर। ये सब असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो इसलिए कंपनी नेम हर एक के ऊपर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स। फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ बैलेंस शीट के नीचे आ जाओ ना, बाकी सबके साथ फॉर द ईयर एंडेड। और फिर लास्ट वंडर लिमिटेड। समझ का दूसरा बैग किथे? फिर वो नोट्स बनाने, नोट्स में करेक्शन पहले नोट बनाना, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्कूल बैग फॉर द ईयर एंडेड। जून। हाँ नीचे ना कर आगे भी चले हेडिंग्स लिख के ओके कर दीजिए। ये बाहर पीछे वाला नेक्स्ट साइड होगा। ओके ओके। अच्छा बेटा, ये जो एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं ये यकीनन हमने उस तरतीब से बनाए जिस तरतीब से एग्जामिनर ने मांगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड डायरेक्ट पर्सन नोट। लेकिन बेटा सबसे पहले बैलेंस शीट इसलिए नहीं बन सकेगी क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए। सबसे पहले चेंजेस इन इक्विटी इसलिए नहीं बन सकेगी क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स चाहिए। तो तरतीब ये होती है, चाहे आपको एग्जामिनर किसी भी तरतीब में बनाने को कहे, सीक्वेंस से होगा सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, उसका प्रॉफिट जब आ जाएगा तो फिर चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट, और उसके बाद फिर नोट्स। तो एक दफा जरा बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट निकालेंगे, फिर चेंजेस इन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स की क्लोजिंग वगैरह निकालेंगे, फिर बैलेंस शीट, और आफ्टर दैट फिर हम नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। हजम हो रहा है? हजम हो रहा है? देन एक चीज और देखिए सवाल में, रीस्टेट कंपैरेटिव बनाना है तो इनकम स्टेटमेंट में आ जाए। इनकम स्टेटमेंट के लिए जो स्पेस छोड़ी है, रुपीज इन मिलियंस है
प्लीज इन मिलियंस एटलीस्ट एक दफा तो कहीं जरूर लिखूं। 12 विद कंपैरेटिव ऑफ 11। और याद रखें छोटी छोटी बातें, जो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हुई है 11 में, उसकी वजह से इसके ऊपर रीस्टेट आएगा। कोशिश पूरी करनी है ये बातें होपफुली आपको याद आएंगी। कंपैरेटिव के ऊपर एक रीस्टेटेड वर्ड आ गया। ओके है सर यहाँ तक? अब आएगा सर ये गेम है फुल ऑन। तरीका सर ये है, क्वेश्चन देखना है आपने और इफेक्ट सोचना है। ठीक है, आइडियली वंस अगेन सुनने इनकम स्टेटमेंट बननी चाहिए थी पूरी, और जहां रिपेयर है, जहां डेप्रिसिएशन है, वहां वहां उसका इफेक्ट कंसिडर होना चाहिए। तो मींस अगर कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन, रिपेयर वगैरह फैक्ट्री का एसेट है, तो वहां एडजस्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट चेंज होना चाहिए थे। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से दी हुई है। तो गिवन प्रॉफिट है 90 और 120, क्या इनमें हमारी एडजस्टमेंट्स हैं? गौर से देखिए ना, इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है ज्यादा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 से वर्किंग करवा दें, कंपैरेटिव के बाद फिर कंटिन्यू में रखें। गिवन था 11 का 120, 11 की वर्किंग कर रहा हूं। अब 11 में क्या हमारे प्रॉफिट में कुछ चेंज आया? सर जी फुल हिम्मत कर देता, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात हो रही है। इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेटली हमने हेडिंग्स देखनी, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकालना है। रिपेयर 20 मिलियन से घड़ी प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? क्या फर्क पड़ेगा सर? कम हुई, प्रॉफिट कम हो जाएगा 20 से, बिल्कुल ठीक है। देन गेम ऑन कर ले फुल, फिर डेप्रिसिएशन भी पिछले साल की है, उस रिपेयर के बढ़ने से डेप्रिसिएशन कम हुई, डेप्रिसिएशन के कम होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा सर? सर क्या फर्क पड़ा सर? प्रॉफिट बढ़ा। अब ये बेटा भी बिफोर टैक्स है, टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे टैक्स की फिगर में। तो यहां तक जरा कैलकुलेट करके आंसर भेजें, 2011 में क्या होना चाहिए? क्या अब लिखना चाहिए? 120 की जगह 101.5 रीस्टेटेड फिगर। तो आपने सिंपली ये जो एडजस्टमेंट्स आप की हैं इनको गौर से देखना है, प्लस माइनस करना है। रिपेयर डेबिट होने से एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से डेप्रिसिएशन कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा, प्लस हो गया। लेकिन 12 की वर्किंग करवाएं, 12 में प्रॉफिट क्या है? सवाल देखें, सवाल देखें। 12 का प्रॉफिट है जी 90 मिलियन। ओके, 12 में कोई एडजस्टमेंट गौर से देखना है सर, अपनी वर्किंग्स देखें, बेस्ट ये अपनी वर्किंग्स देखें। 12 के प्रॉफिट में बिफोर टैक्स में कोई एडजस्टमेंट, 12 में कंसंट्रेट करेगा सर जी। वंस अगेन एरर की वजह से डेप्रिसिएशन कम हुई, क्रेडिट हुई। डेप्रिसिएशन के कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन बेटा 12 में एक एस्टीमेट चेंज का भी इफेक्ट है। 6 से डेप्रिसिएशन और कम हुई, फिर क्रेडिट हुई। टैक्स इफेक्ट्स टैक्स में आएंगे, तो 2 मिलियन एंड 6 मिलियन दोनों से क्या हुआ? रिस्पॉन्ड सर, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 2 से भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई और डेप्रिसिएशन फिर क्रेडिट हुई। मैं इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। वेल, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, रीड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हो रही हैं, इसलिए 98 की एडजस्टेड फिगर आ जाएगी। इस पे रीस्टेटेड लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले काइंडली बता दें, आपको यहां तक समझ आ गया कि 11 और 12 में मैंने एडजस्टमेंट कैसे की है? देन बेटा ये लिखने देख के, और ख्वाहिश तो मेरी ये है कि टैक्सेशन की फिगर की एडजस्टमेंट आप भी करें, मैं भी करता हूं। तरीका यही है।
फिगर्स ढूंढते जाएं, एडजस्टमेंट्स करते जाएं। जी सर, टैक्स की एडजस्टमेंट करें सर। टैक्सेशन की 11 में गिवन फिगर है 42, 12 में गिवन फिगर है 32। तो गिवन फिगर में आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। 11 में टैक्स एक्सपेंस, अब एक्सपेंस देखना है, इनकम स्टेटमेंट की बात करें, टैक्स एक्सपेंस कम हुआ। 12 में टैक्स एक्सपेंस 2 दफा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2 दफा डेबिट हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वर्किंग देखें अपनी। जब आप कर लेंगे तो मुझे टैक्सेशन की फिगर्स बतानी है। ये कुछ सवाल आ रहे हैं? ये कोई आंसर आ रहा है? 36.45 रीस्टेटेड टैक्स एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। 34.4 एंड 36.45 देखते रहे, बच्चों ने ये भेजा। ठीक है, सबका यही आ रहा है? ओके बेटा, फिगर्स ओके हैं। तो जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्सेशन की रिवाइज फिगर्स आ जाएं तो कैलकुलेटर यूज करें और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिवाइज कैलकुलेट करें। बताएं, व्हाट शुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 65.05 एंड 63.6। ओके जी, जी ठीक है बेटा, फिगर्स में से मैच करने। ओके, नोट कर लिए सब लोग? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नोट कर लिए सबका? आ गया? ओके। देन बेटा मैंने कहा था जब प्रॉफिट आ जाए आफ्टर टैक्स तो फिर उसके बाद आप चेंजेस इन इक्विटी में आ जाए। सवाल देख के बताएं, चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम बनाऊं? कितने कॉलम बनाऊं? ये 4 कौन है बताइएगा? कौन बेटा? हमजा, कौन कौन सा 4 है यार? किस किस का बनाऊं? एक कॉलम क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही की फिगर्स हैं। मैंने बेटा ये नहीं पूछा कितने बनते हैं, तो हो सकता है 4 से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन कौन सा बना सकेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स? ओके हमजा, वेरी गुड हमजा साहब का रिस्पॉन्स।
एक चीज़ और जैसे बनाए, कंपैरेटिव के साथ बनाना है यार, ये कंपैरेटिव फिगर्स बनानी है। समझा? ये बेटा विद कंपैरेटिव बेटा बनाना है यार। तो डेट बताएं किस डेट से शुरू करूं, प्लीज जरूर किस डेट से शुरू करूं कंपैरेटिव। बैलेंस डेट भेजनी है आपने, एज ऑन 1 जुलाई कर दे हिम्मत, 11 से या 10 से। कितने लोगों ने कहा? सबने, बिल्कुल ठीक है जी। इस दिन का रिटेंडर इसका बैलेंस ढूंढ के बताएं, मेरा तो ख्याल गिवन ही नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबल है ये बनाना। आपका क्या ओपिनियन है? गिवन है कहीं फिगर? कितने लोगों ने बताया? सब यार क्या 503, ये तो ठीक बता रहा है। 103 कौन बता रहा है बेटा? 103 की कैलकुलेशन बताई कोमल, 103 कैसे बता दी आपने? ये बड़ा कल ही बात हुई थी। एक 108 गिवन है, 108 गिवन है रिटेन अर्निंग्स का 11 का, लेकिन बैलेंस शीट है क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो 78 माइनस करके 30 की फिगर की कल बात हुई थी। उमर बता रहा है जी कुछ क्या? 108 माइनस 78 30 हो जाएगा। ओके सब ओके, सब ओके। एक सवाल सुने गौर से, अपनी वर्किंग देखें, बताएं हमने 2010 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करनी? 2010 के 2010 तक के प्रॉफिट्स पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? 30 जून 2010 तक के। कितने लोगों ने कहा नो? सबने का मतलब माशाल्लाह। ये बड़ा हमारा ना एरर पिछले साल में हुआ था 11 में, 11 वाले काउंटिंग ईयर में 1 अक्टूबर 10 पे एरर हुआ था। 30 जून 10 तक के प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है वो जो हम लिखते नहीं होता था इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी एरर, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टेड फिगर है, ये रीस्टेटेड फिगर है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके मेरी बात समझ आ गई है? अगर 10 तक के प्रॉफिट्स में कोई मसला होता, 10 से पहले तक के प्रॉफिट्स में, तो देन यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। ओके तो सिंपली बेटा इसमें क्या ऐड हो जाएगा? क्या ऐड हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल वाला 11 वाला, लेकिन रीस्टेट होके एडजस्ट होगा। कितना था? 65.05 इनकम स्टेटमेंट देखें, 65.05। देन फिर यहाँ तक आपके पास बैलेंस एज ऑन 30 जून लिख लें, 1 जुलाई लिख लें, वो बात एक ही है, क्लोजिंग ओपनिंग बनना है। रीस्टेटेड होके आएगा 95.05, सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर इसमें क्या ऐड होगा? डिविडेंड है नहीं आज है ना, वैसे इंशाल्लाह कल डिविडेंड भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 का, उसके साथ फॉर द ईयर के साथ रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं होती, 63.6 है। और फाइनली बैलेंस ऑन, बैलेंस एज ऑन 30 जून 12 निकालने। फाइनल आंसर में कोई कंफ्यूजन है किस फिगर में तो जरूर बताएं। इनकम स्टेटमेंट से फिगर्स आएंगे प्लीज, इनकम स्टेटमेंट से फिगर्स आ रहे हैं। कितने लोगों ने कहा? सब रिस्पॉन्ड करें सर। फाइनल है बैलेंस बताएं, कैलकुलेट करें। अभी कितने हो गए? और कितने हो गए? और लोग बता सब बताया नहीं यार, क्या हो गया? पढ़ाई को अपने फर्जे कफाया बना लिया है। ये अपनी अपनी पढ़ाई है बेटा, अपने अपने घर बैठ के अपनी अपनी पढ़ाई हो रही है। ओके ठीक है जी, आगे सब
देन बेटा जब ये दो काम हो रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी, तो देन आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। और ये बड़ा फिगर हो जाएगी रीस्टेटेड। इकट्ठे जी प्लीज सारे। अच्छा बेटा बैलेंस शीट में ना अब आते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट्स। ये जरा एक मिनट पहले बात जरा सुन के रिवाइज कर दीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज ऑन। देखिए 130 में करेक्शन रिक्वायर्ड है, यस, लेकिन क्या ये जो 189 है, 189 ये जो है, ये 130 से ब्रॉड डाउन हुआ होगा, 130 ब्रॉड डाउन से कैरी डाउन हुआ होगा। इसको याद आ रहा है या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? वो जो एग्जांपल फर्स्ट की थी हमने कि बैलेंस शीट बनाते हुए कम्युलेटिव इफेक्ट्स आते हैं, वर्ड याद आता है या एक्सप्लेन कर दूं, रिस्पॉन्ड कर दें। चलो फिर इस तरह करें, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करवा दें, रिटेन्ड अर्निंग्स और डेफर्ड टैक्स खुद से कीजिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तरीका वही है कि आपने एंट्रीज ढूंढनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2011 और 12 करवा दें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, बाकी फिर आप करते रहेगा। 11 की गिवन फिगर ढूंढ दें जरा, 11 की गिवन फिगर 130 है, 130 11 की गिवन फिगर है। वन थर्टी गिवन फिगर है। 2011 में एडजस्टमेंट ढूंढे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। मेरे भाई और करना है, मशीनरी क्रेडिट हुई -20, मशीनरी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हुई +1.5, -20 +1.5। एस्टीमेट चेंज बेटा 12 में हुआ था, तो 11 में उसका इफेक्ट नहीं है, देख लें वो 12 की करेक्शंस है। तो 130 -20 +1.5 रीस्टेटेड बैलेंस भेजें। कोई कंफ्यूजन है तो भेजें। देन बेटा कम्युलेटिव इफेक्ट्स का मीनिंग जरा रिवाइज करें। 189 क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इसमें 11 वाली एडजस्टमेंट्स भी होंगी और 12 वाली भी। आता है याद, बैलेंस शीट बनाते हुए कम्युलेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन होती है। तो -20 +1.5 तो पुराने वाला है। ओके, वर्किंग्स में जाएं, वर्किंग्स में जाएं, वर्किंग्स में जाएं। 12 में 12 वाली एडजस्टमेंट्स ढूंढें। 2 मिलियन से मशीनरी डेबिट हुई ऐड हो जाएगी, और एस्टीमेट चेंज में भी प्लांट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो रहे हैं। प्लीज क्या होगा दोनों का बता दें जवानों, हिम्मत कर दो। +2 +6 रिस्पॉन्ड कर दें, बात क्लियर है प्लीज। भाई 178.5 और 1115 की कैलकुलेशन में मसला ये और एसेट डेबिट हुआ है +6 इसलिए क्योंकि एसेट डेबिट हुआ, +2 +6 इसलिए क्योंकि एसेट डेबिट हुआ। और बाकी सब ओके। देन बड़ा मेरा ख्याल है कि अब मेरे साथ ही कंप्लीट कर लें यार। अभी एसेट साइड है, सारे एसेट्स नहीं गिवन है। देन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स लिखना पहले, और
क्वेश्चन में मेरे ख्याल इसी सीक्वेंस में रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में मैंने बात की थी आपसे कि अगर एक क्वेश्चन में गिवन हो फिगर सॉरी आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना ली हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना ली हो, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर बेटा उठा के चेंजेस इन इक्विटी से एज इट इज लिख सकते हैं। बताएंगे क्या बैलेंसेस हैं? 12 और 11 का फाइनल बैलेंस क्या है, नजर आ रहा है? हाँ जी, 11 का 95.05 है और 12 का 158.65 है। देखिए 158.65 एंड 95.05 बिकॉज बेटा डेफिनेटली मुश्किल है। क्लास में जब आप सामने बैठे हो तो अक्सर मैं कहता रहता हूँ यार कंसंट्रेट क्योंकि मुझे पता चल जाता होता है कि आप बच्चे इस वक्त नहीं पढ़ रहे। इस वक्त मजबूरी ये है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब कंसंट्रेट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मेरी ये अजम्पशन गलत नहीं है। आप जहाँ भी हैं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज क्लियर है? देन बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख लें। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की भी स्टोरी चलाएं, गिवन फिगर्स उठाएं और एडजस्टमेंट्स करें। बस याद ये रखें बैलेंस शीट एज ऑन है, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होंगी। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। 27 है, लायबिलिटी डेबिट हो रही है तो माइनस हो जाएगी। और 12 में गिवन है 45, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट है -5.55 और बाकी प्लीज नोट करें लायबिलिटी क्रेडिट हुई है 2 एंट्रीज में। इस साल की 2 एंट्रीज में लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, तो डेबिट क्रेडिट की एहतियात रखें। फाइनल आंसर्स भेजें। ठीक है, एंड कितने लोगों ने भेजा? सब भेजा करें यार बार बार एक ही बात है यार, सब क्विक रिस्पॉन्स। ओके सर, सब हो गया? नहीं बेटा, आई होप कि बात अब क्लियर है सबको यार। लास्ट में आ जाए नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, जिसमें एक करेक्शन ऑफ एरर नोट बना। करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है। ओके सब प्लीज। राहुल मिल गया था देन बेटा उसके बाद अब ये जो करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है, इसके केस में कुछ डिस्क्लोजर्स हमने पढ़े थे प्रायर पीरियड एरर के। ये डिस्क्लोजर्स बनाने हैं। करेक्शन ऑफ एरर नोट सिंपली मींस डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर। इसमें 2 चीजें मेंशन करनी है हमने, नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर एंड इफेक्ट ऑफ लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लाइन आइटम्स याद है? लाइन आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में जिन हेड्स में चेंज आया है उन हेड्स की हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो नेचर बतानी है और इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स बताना है। हाउ टू डू इट, आए करेक्शन ऑफ एरर के नोट की तरफ।
नेचर तो सबसे पहले क्या, अच्छा ये सिर्फ एरर नोट अभी बात हो रही है, एस्टीमेट का नहीं, एस्टीमेट बाद में आएगा अभी। तो नेचर क्या है जी, एरर क्या हुआ था उसकी नेचर इंग्लिश में एक सेंटेंस बना दे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2011 ये सामा पड़ा है, रिपेयर सामा पड़ा है। क्वेश्चन में से देख के यार, मेरी बात रिपेयर repairs were ये तो सामना ये तो सामना wrongly capitalized, समझे? अगर हम सामना है तो फिर ये हो machinery count, ये नहीं हो, वो क्लास में ना होनी। repairs were wrongly capitalized to machinery count। ये क्लास में ना हो रही तो 2 बजे का। ठीक है, ये उसकी नेचर है यार, एक छोटी सी लाइन बस लिख के रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ओके, देन बेटा इससे पहले जो हमने लाइन आइटम से एक डिस्क्लोजर बनाया था वो चेंज इन पॉलिसी के एंगल से, वो जरा सुनिएगा, जरा एक बार देखिएगा, मैंने आपकी स्क्रीन पे जरा प्रेजेंट कर दी है। इनकम स्टेटमेंट और बेटा बैलेंस शीट की लाइन आइटम्स पे इफेक्ट लेना है। उस दिन जब मैं ये बना रहा था तो वर्किंग करते हुए मैंने आपको करंट ईयर के साथ साथ कंपैरेटिव ईयर्स भी बना के दिखाए थे। मैं जरा कंप्रिहेंसिव बात कर रहा था। लेकिन बेटा अगर आप ये लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बना रहे हो, आपने फिर करंट ईयर का डिस्क्लोज करना नहीं होता। मैंने उस दिन क्यों किया, मैं आपको बात समझाना चाह रहा था उस दिन। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही रहा हूँ कि आपने सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स की लाइन आइटम का डिस्क्लोजर देना होता है। और कंपैरेटिव ईयर अगर 1 साल अवेलेबल है तो 1 साल का देना होता है, और अगर 1 साल से ज़्यादा है, 2 या 3 साल जो भी हैं, उन सब के इट मीन्स कंपैरेटिव ईयर्स जितने हैं ना उनका अपने डिस्क्लोजर दें। लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनाते हुए आपने सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का डिस्क्लोजर बनाना है। याद रहेगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। क्वेश्चन देख के बताएं कितने कंपैरेटिव ईयर्स दिए हुए हैं। एक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देयरफॉर सिर्फ किस साल का डिस्क्लोजर बनेगा, 11 का। लेकिन सॉरी, इसको इस तरह लिखने से पहले ऊपर हेडिंग बना लेना, इफेक्ट ऑफ correction of error, effect of correction of errors on line items, then पहले एक हेडिंग लिखें, इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट। और देन फिर ईयर लिखें 2011, फिर डेफिनेट इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आएगा। फॉलो करें ना प्लीज सर, इसमें परेशानी तो नहीं हो रही प्लीज। अगेन ये जो हमने एंट्रीज लिखी हुई ये हमें हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। बहुत से देखें एंट्रीज, 11 पे फोकस रखना है, 11 और एरर, सिर्फ एरर जी। अगर हम तरतीब बनाएं, इनकम स्टेटमेंट बन रही है, इंक्रीज इन रिपेयर, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इफेक्ट भी ले लेंगे। लिखना चाहे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो एक एक करके ना प्लीज जरा वर्किंग देखें जरा।
आप वर्किंग में जाएं, मेरे वर्ड्स सही चेक करें, मैं सही कह रहा हूँ। इंक्रीज इन रिपेयर्स, ओके, रिस्पॉन्ड करें, ओके। डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, ओके। बात चले होगी तो लिख लें। डिक्रीज इन प्रॉफिट कुड़ियां दे वाल कितों आ गए? बिफोर टैक्स कुड़ियां दे वाल कितों आ गए? 18.5, कंगे ओके। साथ साथ रिस्पॉन्ड कर देना, ओके। इन्ना बड़ा तो किसी का नहीं है। ये जो नड्डी लेके चलने वाले हैं कंसंट्रेट डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में फोकस है हमारा सारा। डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एक ना दीवार ਦੇ ਨਾਲ एकदम हमारे सारे बाल झड़ by जाते 5.55, ओके। अच्छा ये फाइनल है ना, ये आपने बताना है, बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, और नंबर 2 अमाउंट बताएं। सोचें, आपको पता है सारी फिगर्स नजर आ रही हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18.5 मिलियन से डिक्रीज हुआ हुआ है, और करंट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है वो 5.55 से डिक्रीज हुआ हुआ है। फाइनल बताएं कितने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, हाँ, कितने लोग हैं? ज्यादा है यार, सिर्फ 4 है, और सबका ठीक यही है जो बताया मैंने, डिक्रीज ही बताया। और बस कितने लोग? 5-7 लोग बस। ये बड़ा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और टैक्स एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो ये सोच लें इन्होंने आपस में ऐड होना है या नेट होना। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, बुरा लग रहा है, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, प्लीज अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे सोचा करें, तो नेट ऑफ उसने होना। लेकिन प्रॉफिट ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ है और टैक्स कम अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, इट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.5 से डिक्रीज हो जाएगा। मैंने कोशिश तो की है समझाने की, अगर नहीं बात बन सकी तो मेरे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेकिन वैसे एग्जाम्पल नंबर 1 से गेम शुरू हुई थी जी, देखिएगा कोई रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके सर। देन बड़ा वाइंड अप करें, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाइन आइटम्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाइन आइटम्स, इसका मैंने एक तरीका भी आप लोगों को बताया था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाइन आइटम्स तरीका मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट को अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट अपने आंसर में वंस अगेन सिर्फ 11 बनना है। कंपैरेटिव ईयर का ये डिस्क्लोजर होता है, कंपैरेटिव ईयर या ईयर्स का विचएवर इज द केस, एक ही साल में गिवन है। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट देखें गौर से, कैलकुलेटर पकड़ लें। 130 लिखा हुआ सवाल में, 130 सवाल में है,
और हमने लिखा है 1115 इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 18.5। दूसरा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स 108 की जगह 95 हुई हुई है, ये भी डिक्रीज हुई हुई है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई हुई है। डिफरेंस ने काइंडली अमाउंट्स के साथ डिस्क्लोजर फाइंड अप करें, तीनों में डिक्रीज है। डिक्रीज इन, चेक करें फिगर्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2011 इस पर भी लिखा है। डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड फाइनली डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जी कितना कितना डिक्रीज है जी, बताएंगे फिगर्स? 18.5, 5.55, सॉरी 5.55 है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एंड 12.95 डिक्रीज है रिटेन्ड अर्निंग्स में। देख ले फिगर्स, मैच करें मेरे साथ। जी कोई बात हो रही है, क्या बात है? ठीक है, कर ली, देख लें तीनों में डिक्रीज है सर। रिस्पॉन्ड कर दें सब, ओके? कितने लोगों ने कह दिया? काफी का मतलब माशाल्लाह, सबने ओके कर दिया। देन बेटा दो काम आज घर में आपने करने हैं। नंबर 1 तो ये क्वेश्चन सारा रिवाइज कर, ठीक है? और नंबर 2 मेरा ख्याल है कि एक सवाल आपको होमवर्क बन सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इमीडिएट इसके बाद इतना बड़े आराम से हो जाना है। और एक दो ना बातें ऐसी याद आपको इंशाल्लाह आज जानी है जिनकी आगे बड़ी अशद जरूरत हमें पड़नी है। तो डिविडेंड रिलेटेड को पैसे याद वो करना चाहिएगा, यानी याद है डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड जिस साल का हो उसी साल होता है, और फाइनल डिविडेंड जिस साल का हो उससे अगले साल में रिकॉर्ड होता है अगर बाद में डिक्लेयर हो। ओके, याद है? तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रख लें। होपफुली आपने आपको टेस्ट शेयर हो गया दूसरा वाला, रावी को समथिंग नाम से, जरा बताइएगा टेस्ट दूसरा वाला डेफर्ड टैक्स का दूसरा टेस्ट शेयर हो गया? तो बेटा ये मैक्सिमम कल तक यार वाइंड अप करें, ओके? तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, करें साथ साथ प्लीज कोशिश करें। अब तो रिजल्ट भी आ गया है और दोबारा एक नए पेपर्स हमारे सामने आने वाले हैं, बस 2-3 महीने रह गए हैं। पढ़ाई दोबारा सीरियस स्टार्ट कर दें, ओके सर जी? अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।